जय हिंद साथियों, मैं प्रतीक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे नीति आयोग, जो हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो किन किन बिंदुओं पर आधारित होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत ने आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन था, तो विकास की बागडोर उन्हीं के हाथ में थी। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने आज़ादी के बाद विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया और योजना आयोग से नीति आयोग कैसे बना। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या है, नीति आयोग की संरचना और अन्य प्रमुख तथ्य देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, नीति आयोग का इंग्लिश में जो NITI है, तो इसका फुल फॉर्म भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यहाँ फुल फॉर्म इसका ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि नीति में आई का फुल फॉर्म है, ऑप्शन इंस्टीट्यूट, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही नीति आयोग में टी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद भारत ने विकास के लिए क्या किया। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने विकास हेतु पूर्व सोवियत संघ, आज का रूस की तर्ज पर पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल अपनाया और इस योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भारत ने योजना आयोग का गठन किया, जिसका गठन जो है वो कार्यपालिका ने अपने एक प्रस्ताव से किया था और ये जो था ये कार्यकारी निकाय था। इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और इसे योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन और आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थी और ये कुछ हद तक काफ़ी अच्छा भी काम कर रहा था। लेकिन एक समय के बाद जब कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये बदलती परिस्थितियों के साथ जो है वो अपना उन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सका, ठीक है। तो इन सब कारणों से योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग के गठन की घोषणा की गई। अब हम देखते हैं कि योजना आयोग और नीति आयोग में दोनों में बुनियादी अंतर क्या थे, अर्थात योजना आयोग की क्या कमियां थी जो नीति आयोग में दूर की गई। तो देखिए, योजना आयोग जो था इसकी प्रकृति काफ़ी हद तक केंद्रीकृत थी, मतलब इसमें केंद्र सरकार की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें राज्यों को ज़्यादा कुछ महत्व नहीं दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखें नीति आयोग, तो नीति आयोग की भूमिका जो वो काफ़ी हद तक विकेंद्रीकृत है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को समान महत्व दिया गया है। योजना आयोग जो था वो योजना आयोग में टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाया जाता था, अर्थात टॉप मतलब कि केंद्र से योजनाएं बनती थी और राज्य तक क्रियान्वित करती थी। ऐसे में क्या होता था कि अगर योजनाएं असफल रहती थी तो राज्य अपनी समस्याएं केंद्र तक पहुंचा भी नहीं पाते थे। लेकिन नीति आयोग में क्या किया गया कि नीति आयोग में बॉटम टू टॉप अप्रोच को शामिल किया गया, अर्थात इसमें स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनेगी और वो केंद्र तक जाएगी। इसमें फिर योजना क्या था कि योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना केवल एक ही प्रकार की योजना पर केंद्रित था, पंचवर्षीय योजना है। लेकिन नीति आयोग में क्या किया गया कि नीति आयोग एक पर्टिकुलर कोई योजना नहीं बनाता, ये अलग अलग दृष्टिकोण पर आधारित है। जैसे ये 3 वर्षीय के लिए एक एक्शन बनाता है, फिर 7 वर्षीय स्ट्रेटेजी बनाता है, 15 वर्षीय विजन प्लान बनाता है। अर्थात ये अल्पकाल हो, मध्यकाल हो या दीर्घकाल, मतलब अल्प से दीर्घकालीन लंबे समय तक भी योजनाएं बनाता है। फिर योजना आयोग में विश्वविद्यालय, शोध संस्थान आदि के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे, जबकि नीति आयोग में देश के हमारे जितने भी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान आदि, इनके जितने भी जो विद्वान होते हैं उन्हें बारी बारी से इसमें शामिल किया जाता है, ताकि वो भी अपने आइडियाज़ वहाँ पर प्रस्तुत कर सके और योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वयन हो। तो ये था दोनों में कुछ अंतर, जिसके कारण योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन करना पड़ा। अब हम देखते हैं कि नीति आयोग की स्थापना। तो देखिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। केंद्र सरकार ने एक संकल्प जारी कर दिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब इसकी प्रकृति, चूँकि इसका वर्णन ना तो संविधान में है
ना ही संसद ने ऐसा कोई अधिनियम बनाया कि इसकी प्रकृति सांविधिक हो, या संविधान में होता तो इसकी प्रकृति संवैधानिक होती। ऐसा कुछ नहीं है। इसका गठन जो है वो केंद्र ने एक अपने कार्यपालिका ने संकल्प से कर दिया, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये कार्यकारी निकाय है। साथ ही ये सलाहकारी भूमिका में है और थिंक टैंक की भूमिका, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक मतलब कि विभिन्न, ऐसा नहीं कि केवल आर्थिक या सामाजिक क्षेत्रों तक ही सीमित होगा। इसका ये जो है ये हर फील्ड में या हर क्षेत्र में अपने जो एक बौद्धिक दृष्टिकोण है वो सरकार तक पहुंचाता है। अब हम देखते हैं कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखिए, नीति आयोग का उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ये देखिए, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अब सहकारी संघवाद क्या होता है? तो देखिए, इस सहकारी संघवाद वो एक ऐसी अवधारणा है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं और जो भी समस्या है उन दोनों को एक साथ सुलझाने का प्रयास करते हैं, वो कहलाता है सहकारी संघवाद। तो नीति आयोग का उद्देश्य भी यही है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। फिर है राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना। ठीक है। उसके बाद फिर जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है दीर्घकाल से लगाकर दीर्घकालीन एवं रणनीतिक दृष्टिकोण और कार्यक्रमों हेतु एक अपना जो है ढांचा तैयार करता है। तो ये उसके हो गए कुछ प्रमुख उद्देश्य। अब हम देखते हैं कि नीति आयोग की संरचना कैसी है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो नीति आयोग की संरचना कैसी है, फिर हम देखेंगे कि वर्तमान में नीति आयोग में कौन कौन शामिल है। देखिए, नीति आयोग का एक अध्यक्ष होता है जो भारत का पदेन प्रधानमंत्री होता है। फिर इसमें एक उपाध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जो उपाध्यक्ष है इसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद आयोग का एक सीईओ अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है जो प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, और जो सीईओ होता है इसे भारत सरकार के सचिव के समकक्ष जो है दर्जा प्राप्त होता है। तो ये थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ। अब अगली संरचना में अगला अंग है शासी परिषद अर्थात गवर्निंग काउंसिल। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होते हैं। फिर साथ ही साथ इसमें क्षेत्रीय परिषदों को शामिल किया गया है। इसके बाद इसमें कुछ सदस्य होते हैं जैसे पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य ये जो होते हैं अधिकतम इनकी संख्या 4 हो सकती है और इन्हें राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है। फिर पदेन सदस्य होते हैं, ये भी अधिकतम 4 हो सकते हैं और ये भी प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इन्हें लिया जाता है। फिर आयोग में इन सब के अलावा अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। इनकी संख्या जो है वो अधिकतम 2 हो सकती है और ये कहाँ से लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों आदि से लिए जाते हैं और ये बारी बारी से इनका क्रम चलते रहता है। फिर इसमें विशिष्ट आमंत्रित सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। विशिष्ट अर्थात देश में विभिन्न क्षेत्रों के जो विद्वान हैं इन्हें भी प्रधानमंत्री द्वारा इसमें शामिल किया जाता है। ये थी इसकी संरचना। अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान संरचना। देखिए, जो वर्तमान संरचना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अधिकतर क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनते हैं। तो हम देख लेते हैं वर्तमान संरचना। देखिए, आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद फिर उपाध्यक्ष देखते हैं। तो देखिए, आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान कौन है? राजीव कुमार। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या कई बार एग्जाम में आया भी कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। उसके बाद फिर सीईओ, तो प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर एवं वर्तमान सीईओ है अमिताभ कांत। अब आयोग में पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है? तो देखिए, आयोग में पूर्णकालिक सदस्य हैं वर्तमान में डॉक्टर विनोद पॉल, BK सारस्वत जो कि पूर्व DRDO के प्रमुख रह चुके हैं और रमेश चंद जो कृषि विशेषज्ञ है। अब हम देखते हैं पदेन सदस्य। इसमें शामिल है राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। अर्थात इसमें सभी जो है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से शामिल है। फिर विशेष आमंत्रित सदस्य,
इसमें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह शामिल है। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि नीति आयोग के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी है। इन सिद्धांतों पर ये कार्य करता है। जैसे अंत्योदय अर्थात इसका मतलब इसका फोकस रहता है, या एक महत्वपूर्ण कार्य यह करता है कि जो देश की जो पिछड़े वर्ग हैं या जो अंतिम धारा में हैं उनको भी विकास से कैसे जोड़ा जाए। फिर सुशासन या अधिशासन अर्थात खुला व पारदर्शी शासन कैसे किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर ये उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। फिर समावेशिता अर्थात हर वर्ग और हर व्यक्ति को का विकास संभव हो सके। फिर जनसंख्या, देखिए भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या का देश है। ऐसे में हमें अगर एक कुशल मानव संसाधन मिल जाएगा तो देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में वो काफ़ी अच्छे से भाग ले सकता है। तो इसका एक ये काम भी है कि जो जनसंख्यात्मक लाभांश है उस पर काम करना। फिर जन सहभागिता, गांव विकास प्रक्रिया अर्थात गांव में बुनियादी संरचना को किस प्रकार से विकसित किया जाए, और धारणीयता अर्थात सतत विकास। तो ये थे नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत। अब नीति आयोग विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में कुछ सूचकांक भी जारी करता है। तो देख लेते हैं कुछ प्रमुख सूचकांक कौन कौन से हैं। जैसे भारत नवाचार सूचकांक जारी करता है, फिर स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, फिर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी करता है। तो ये सूचकांक जो है वो आप इनकी वर्तमान रैंक देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई सा भी इंडेक्स पूछ लिया जाता है कि इसमें वर्तमान में पहले स्थान पर कौन है। तो एक बार ये जो सूचकांक है इनको भी आप वर्तमान में देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये था नीति आयोग। अब हम जो हमारी आयोग की सीरीज चल रही है इसमें हम जल्द ही अन्य आयोगों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।